हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 13 तक यानी संपूर्ण किताब के 1 अंक वाले अति लघु प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट अति लघु प्रश्न हैं चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 13 तक के सभी का आज हम इस वीडियो में खात्मा करने वाले हैं। यानी तो वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 नंबर आपके जितने भी 1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में बनते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो वो आपके तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और पहले चैप्टर का प्रश्न, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पहला चैप्टर, जिसका पहला प्रश्न है विपुसन से क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पूर्व पुंकेसरों को पृथक करना विपुसन कहलाता है। द्विलिंगी पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं और इनके परागकण यानी पराग स्फुटन यानी जिससे परागकणों का निर्माण होना है से पूर्व पुंकेसर को पृथक करना क्या कहलाता है, विपुसन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है आभासी या मिथ्या फलों का कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते हो सेब और नाशपाती आभासी फलों के 2 उदाहरण होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यूपी बोर्ड में। तो अगला प्रश्न है कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो आक, साल्विया, पीपल, गूलर और अंजीर ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो कीट परागण द्वारा जो परागित पौधों के नाम, तो इनको तैयार करिएगा। फिर अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बन सकता है यानी 1 नंबर में बन सकता है और 3 अंक में भी बन सकता है। तो प्रश्न है दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। तो आंसर होगा आवृत बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। इनकी खोज नवासचन यानी एस.जी. नवासचन ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम के पादप में की थी। यानी पता है आपने सोच पढ़ा होगा कि किसी पराग यानी भ्रूण पे एक सहायक कोश कृत्रिमक कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक और अंडक और सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, अंडक और ध्रुवीय केंद्रक होती हैं। जब परागकण यानी 2 नर युग्मक परागनली से जब 2 नर युग्मक परागकणों का निर्माण होता है तो पहला परागकण किसमें अंडक से निषेचन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं संयुग्मन कहते हैं। यानी वो द्विगुणित एकवृक्ष का निर्माण करता है। और दूसरा ध्रुवीय केंद्रकों से निषेचन करता है, जिसे हम त्रिसंलयन त्रिगुणित एकवृक्ष का निर्माण करता है। इस प्रकार ये 2 बार आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया हुई तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन कहेंगे। और किसने खोज की इसकी, एस.जी. नवासचन ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम के पादप में की थी। ठीक है। फिर अगला है आसंजनता या एपोमिक्सिस क्या है। तो एपोमिक्सिस क्या है तो परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास आसंजनता कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो आंसर होगा परागकण में। किसमें, परागकण में होता है। फिर आंसर है पुष्प में यानी पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार परागण हेतु उपयुक्त होते हैं। तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके परागण में सहायक होती हैं। यानी क्या करती हैं, पुष्प का जो रंगीन भाग होता है वो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है अपनी ओर, जिससे कीट आए। कीट जमते हो और कीट क्या किस लिए आते हैं कि जो उनके रस या अपना पोषण के लिए उनके पास आते हैं। और इससे भी क्या करते हैं, तो जैसे कीट द्वारा परागण हम पढ़ चुके हैं किन किन में होता है, जैसे साल्विया मालविया में इनमें, तो इन्हीं की द्वारा अगले पुष्प पर इनके परागकण पहुंच जाते हैं। फिर देखते हैं, फिर है ऑक्सेलिस तथा कॉमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। तो आंसर होगा अनुन्मील्य पुष्प तथा उन्मील्य पुष्प। इंपॉर्टेंट इनके प्रश्न बनते हैं। उन्मील्य अनुन्मील्य पुष्प क्या होते हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने इससे पहले इस बायोलॉजी के 1 से 6 से सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। फिर अगला प्रश्न है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका महत्व क्या है। तो आंसर होगा लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को टेप्टम कहा जाता है और यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी परागकण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ठीक है।
बाह्य परत, मध्य परत, अंतःस्थिशियम परत, टैपिटम, ये परतें होती हैं लघु बीजाणुधानी की। सबसे आंतरिक परत कौन सी हो? टैपिटम। और टैपिटम का काम क्या होता है? जो परागकण पल रहा है उसको खाना देने का यानी पोषण देने का काम करती हैं। अगला है जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पुष्प पौधों के नाम लिखिए। तो हाइड्रिला और बेलिस्नेरिया जलीय परागण होते हैं, ठीक है, हाइड्रिला और बेलिस्नेरिया। फिर अगला प्रश्न होगा, तो प्रश्न हो गए 10 प्रश्न। फिर अगला चैप्टर है हमारा कौन सा? चैप्टर नंबर 2, मानव जनन। तो इसका पहला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 11 होगा हमारा, तो लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन्स क्या होगा? लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है। फिर आंसर है प्रश्न नंबर 12, पात्र निश्चय को संक्षेप में लिखिए। तो आंसर होगा प्रविधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाशयों को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणुओं से संयोजित करा के भ्रूण निर्माण किया जाता है, पात्र निषेचन कहलाते हैं, यानी IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है पात्र निषेचन क्या होता है? तो क्या होता है कि इसमें स्त्रियों के अंडाशय को अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालकर निष्कासित के बाहर निकालकर शुक्राणुओं से संयोजित किया जाता है, फिर उसको मादा में रूपित किया जाता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। इसे हम IVF तकनीक भी कहते हैं, पात्र निषेचन भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये मांगे पड़ेंगे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगला देखिए कॉर्पस, क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम की किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है। फिर अगला प्रश्न है 14वां कि मानव वृषण में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो सार्टोली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। सार्टोली कोशिकाओं का विकसित हो रहे क्या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। फिर प्रश्न नंबर 15 है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो आंसर होगा वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की विधि शुक्राणु जनन कहलाती है। वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं से किसकी? शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन कोशिकाओं से किसके? शुक्राणुओं के निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। फिर आ जाता है प्रश्न इंपोर्टेंट होगा कि वृषण के दो कार्य लिखिए। तो पहला कार्य क्या होता है? वृषण की कोशिकाओं में शुक्राणुजन यानी शुक्रजन और के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा होगा वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 17 है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा शुक्राशय, प्रोस्टेट तथा काउपर्स ग्रंथि हो जाती हैं। फिर प्रश्न नंबर 18 है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी LH हार्मोन्स बोलते थे तथा फिलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन्स, इसे FS हार्मोन्स भी कहते हैं। फिर अगला देखिए जिससे मैंने बताया था कि IVF का फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है कि जनन स्वास्थ्य यानी अध्याय नंबर 3 जनन स्वास्थ्य, जिसका पहला प्रश्न जिसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए फुल फॉर्म लिखने के लिए आएंगे तो पूर्ण नाम लिखने के लिए आएगा। तो देखो पहला भाई IVF तथा GIFT का फुल फॉर्म लिखना है यानी पूरा नाम लिखिए। तो IVF का इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र निषेचन, और गिफ्ट का होता है गैमेटो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको तैयार कीजिएगा। फिर देखिए IUD तथा IUT का पूरा नाम होगा। तो IUD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन और डिवाइस होगा, और IUT का पूरा नाम इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, डिवाइस और ट्रांसफ़र, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर कितना होगा 21। प्रश्न नंबर 21 है परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है? तो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी यानी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। फिर प्रश्न आता है परिवार नियोजन के लिए स्थायी विधियों का वर्णन करने के लिए आता है परिवार नियोजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक हम बता चुके हैं पहले, तो इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है उलवेदन जाँच किसे कहती हैं? तो भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेदन जाँच की जाती है। किसके लिए? भ्रूण के परीक्षण के लिए उलवेदन जाँच की जाती है, ठीक है। फिर क्या है MTP क्या है? तो इसे कब कानूनी मान्यता मिली? तो MTP यानी MTP क्या होती है? तो मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी सहगर्भता चिकित्सा समापन, भारत सरकार ने इसे सन 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की थी। फिर क्या है? फिर आ जाए STD का पूरा नाम बताइए। तो STD का पूरा नाम
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और डिजीज यानी यौन संचारित रोग, यह जनन मार्ग संरक्षण की यानी जनन मार्ग संक्रमण की कहलाता है। ठीक है, जन संक्रमण ये होता है जनन में जनन के मार्ग में क्या फैलाता है, संक्रमण फैलाता है या कहलाता है। तो स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो माला डी एक गर्भ निरोधक गोलियां है जो स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाती है। फिर अगला अध्याय है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत यानी अध्याय नंबर 4। तो इसका 26वां प्रश्न होगा हमारा और इसका पहला प्रश्न होगा कि मनुष्य में किन्हीं दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो वर्णांता तथा हीमोफीलिया। वर्णांता हीमोफीलिया जानते हो कि वर्णांता क्या होता है कि इसमें रंगों की पहचान नहीं, खासकर कौन से लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है यानी प्लेटलेट्स काम नहीं करती सही से। फिर देखिए अगला है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइड ट्रांसोमिक रोग है। यह 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त क्रोमोसोम्स की उपस्थिति से होता है। इसे 21वीं ट्राइसोमी भी कहते हैं। यानी क्या होता है कि मान लीजिए मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र होगा उसमें क्या होगा, एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा, जिससे कौन सा डाउन सिंड्रोम रोग होगा। फिर से अगला है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, यानी किसने दिया। तो बावेरी तथा सटन ने 1902 में वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रतिपादित किया था। फिर अगला है प्रश्न नंबर 29 कि एक उदाहरण दीजिए जहाँ दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करती हैं। तो ABO रक्त समूह। ठीक है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 30 के मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर होगा XX और XY यानी XX किसमें होगा, नर मादा में, और नर में कौन सा होगा, XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। समयोजी एलील जोड़े से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आएगा। तो आंसर होगा जब दोनों एलील समान हो तब इसे समयुग्मजी एलील जोड़ा कहते हैं, जैसे कैपिटल TT स्मॉल TT यानी जो दोनों कैसे हैं, समान हैं। ठीक है। फिर आगे टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 यानी 22 जोड़ी प्लस एक 45 होती है, यानी एक गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, 40 की जगह। फिर क्लाइनफेल्टर कितनी होती है, 47 यानी इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी 22 जोड़ी प्लस XXY यानी एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है। फिर कितने हो गए, 32 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, और टोटल इसमें 100 प्रश्न तैयार करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 जो कि है सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो एक पीढ़ी में नर एवं मादा दोनों के ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात उनका मिश्रण नहीं होता है, इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे बात कर रहे हैं कि मवेशियों में आवरण के रंग में जीन सह प्रभाविता होती है, मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति भी सह प्रभाविता का एक उदाहरण है। प्रश्न है 34वां मानवों में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो आंसर होगा हीमोफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया। दोनों क्या होंगे कि लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम होंगे। फिर अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार यानी चैप्टर नंबर 5, जिसका 35वां प्रश्न यानी पहला प्रश्न उसका होगा और 35वां प्रश्न होगा। तो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो आंसर होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो DNA को विभिन्न अणुओं में खंडों में तोड़ने का काम करता है। DNA तथा RNA में अंतर बताइए। तो DNA में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है तथा RNA में राइबो शर्करा होती है। इसका एक महत्वपूर्ण अंतर लिख लेंगे। वैसे पेपर में लॉन्ग में लिखने के लिए आता है तो DNA RNA में अंतर जरूर आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा DNA RNA में अंतर कई बार आ जाता है। या DNA RNA का पूरा नाम लिखने के लिए आ जाएगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोटोन होते हैं। तो कितने होते हैं, 64 होते हैं। RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। तो राइबोस शर्करा उपस्थित होती है, राइबोस होती है। फिर क्या है प्रश्न नंबर 39वां है कि प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडॉन्स का नाम लिखिए। तो सूत्रपात यानी प्रारंभन
कोडॉन कहते हैं IUG तथा समापन कोडॉन यानी क्या होगा UAA तथा UAG तथा UGA, ये क्या होते हैं, इस प्रारंभ और समापन कोडॉन होते हैं। फिर क्या है प्रश्न इंपोर्टेंट, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, वो जान जाएगा, टिप्पणी में भी आ जाता है। तो प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव में एक या एक से अधिक छोटे वृत्ताकार DNA अणु होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 41 है, प्रेषक यानी RNA को यह नाम किसने दिया था, तो जैकब और मोनार्ड ने सन 1961 में इसे संदेशवाहक या प्रेषक नाम दिया। ठीक है, किसने, जैकब और मोनार्ड ने। फिर बात करते हैं प्रश्न अध्याय नंबर 6 यानी विकास वाले, इससे पहला प्रश्न बनेगा यानी 42वां प्रश्न है यहाँ पर। तो उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन बात किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आंसर होगा आनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या होंगे कि आनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण जीवधारियों में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। फिर प्रश्न नंबर 43 है, स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था, तो स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में मेथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा अमोनिया का उपयोग किया था। मेथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा अमोनिया का उपयोग किया था। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 44 है, जो कि है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर होगा कि चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में उनकी पुस्तक का नाम दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को 24 नवंबर सन 1889 को प्रकाशित किया। किसमें, जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसमें प्रकाशित किया था, तो द ओरिजिन ऑफ, इनकी पुस्तक इंपोर्टेंट हो जाएगी, और स्पीच बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को कब इन्होंने 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित किया था। फिर प्रश्न है कि मानव विकास के 2 प्रमाण लिखिए, तो पहला है जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण और दूसरा तुलनात्मक आकारिकी के प्रमाण, ये 2 प्रमाण होंगे। फिर अगला प्रश्न है आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम बताइए, तो होमो सैपियंस, सैपियंस क्या होगा, आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 47 है, जाति एवं जाति वृत्त से आप क्या समझते हो, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं, और किसी जीव के विकासीय इतिहास को जातिवृत्त कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है जेनेटिक ड्रिफ्ट को परिभाषित कीजिए, तो 48वां प्रश्न है, और आंसर होगा आनुवांशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संयोग से आकस्मिक रूप से एलील आवृत्ति में अधिक कमी आ जाती है। इस कारण से नवीन पीढ़ियों में जीन नमूनों में मूल नमूनों से भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। इम्पोर्टेंट है, बन जाएगा प्रश्न। फिर यहाँ से देखिए इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जो कि है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो इसमें पहला प्रश्न है 49वां प्रश्न होगा कि HIV का पूरा नाम लिखने क्या आएगा, तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस HIV का पूरा नाम, ठीक है। और एड्स का पूरा नाम लिखने के लिए जाता है क्योंकि ये एड्स का कारक है, तो क्या होता है एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी वायरस, उसमें सिंड्रोम है तो आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 50 है फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो फाइलेरिया के कारक यानी वुचेरिया वैनक्राफ्टी, वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। वुचेरिया वैनक्राफ्ट क्या होगा, इसका कारक होगा, और वाहक कौन होगा, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है। फिर अगला प्रश्न है किन्हीं 2 उत्तेजक औषधियों के नाम लिखिए, तो कोकेन तथा एम्फीटेमाइंस, कौन सी एम्फीटेमाइंस होगी। फिर कौन सा एलर्जी किसे कहते हैं, तो एलर्जी क्या होती है, तो किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की
अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को एलेर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेर्जन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा टाइफाइड बुखार टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न होता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, कि मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर होगा मानव में प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। आंसर रखना सहज और उपार्जित। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 55 है हमारा, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। और वाहक उनको कौन सा? प्लाज्मोडियम इसका वाहक होता है। फिर देखिए अगला है प्रश्न नंबर 26, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा एस्केरियोसिस तथा मलेरिया। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, पीलिया रोग क्या है, यह क्यों होता है? तो आंसर होगा पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है। यह रोग रुधिर की तुलना बढ़ने व कमजोरी तथा तिल्ली बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, तो पीलिया किसके कारण होता है? यह यकृत जनित रोग होता है। यह रोग रुधिर की तुलना बढ़ाने व कमजोरी तथा तिल्ली बढ़ने के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है, इंटरफेरोन इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरोन तथा प्रियोन्स क्या होती हैं? तो इंटरफेरोन यानी प्रोटीन अणु होते हैं। इनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। और प्रियोन्स क्या होते हैं? ये संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, प्रियोन्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्या है अफीम। अफीम क्या है? यह किस किस पौधे से प्राप्त होता है? तो अफीम मादक एल्केलॉइड है जो पेबेवर सोमनीफेरम पादप की कैसे लैक्टेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न है, पाठ है अध्याय 8, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसका पहला प्रश्न यानी 60वां प्रश्न होगा हमारा कि बायोगैस में ज्वलनशील गैस कौन सी होती है? तो यह बायोगैस क्या है? तो आंसर होगा बायोगैसों का एक मिश्रण है। इसका प्रमुख भाग मीथेन होता है। अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। बायोगैस यानी इसकी जो गैसें होती हैं वो बायोगैस का मुख्य घटक सूक्ष्म जीव में मैथेनोबैक्टीरियम है। इसमें मैथेनोबैक्टीरियम जिसका मुख्य उत्पादक सूक्ष्म जीव है। दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है जो दूध में पाया जाता है, जिससे दूध का खट्टा होकर कारण होता है। तो बाह्य मल प्रदूषण क्या है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है बाह्य मल प्रदूषण, और बाह्य मल निपटान के लिए विधि आ जाती हैं तो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आंसर होगा अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल को बाह्य मल कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल को क्या कहा जाता है? बाह्य मल कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। बाह्य मल में ऑक्सीजन की कमी या अभाव के कारण बाह्य मल जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? और तो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और फिर प्रश्न है 64वां कि जैवीय ऑक्सीजन मांग यानी BDO क्या है? तो आंसर होगा जलाशय के पानी या सैंपल में जैव रूप में निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ की माप जैवीय ऑक्सीजन मांग कहलाती है। इम्पोर्टेंट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 65वां, जैव उर्वरकों पर टिप्पणी लिखिए। तो आंसर होगा अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक होते हैं, यानी
सीधे सिंपल कि क्या हुआ कि जीवों द्वारा, यानी कि मृदा में जो मृदा होती है, मृदा में जीवों द्वारा उसको उर्वरक, मृदा को उर्वरक बना देना जीवों को द्वारा, वो क्या कहलाती है, जैव उर्वरक कहलाती है। उसमें सबसे मुख्य स्रोत किनके होते हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और कुछ कवक का काम होता है। किन्हीं दो प्रजातियों, अगला प्रश्न है, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनके उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पेनिसिलियम तथा की जातियों तथा क्यूमीगेलिन और एस्परजिलस क्यूमीगेटस द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, फिर अगला देखिए अध्याय नंबर कितना 9, जो कि ये जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, पहला प्रश्न, पहला पार्ट है, यानी पहला प्रश्न है इसका, 67वां प्रश्न है, जो कि ये प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं। तो जीवाणुओं के केंद्रकीय डीएनए अणु के अतिरिक्त कोशिका द्रव में प्रायः 1 से 100 तक अन्य छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। इनमें आनुवंशिक सूचना होती है। फिर अगला प्रश्न है 68वां कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हो। तो आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी सरल जैव कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हों अथवा अजीवित, कोशिका हो या कोशिकांग, के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी विधि है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी सरल जैव कारकों को यानी नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, या वो कोशिका हो या कोशिकांग हो, उनके लिए महत्व लाभदायक उत्पादक का महत्व रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्नों का। तो अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य क्या है। तो हमने अभी पहले पढ़ चुके थे कि डीएनए यानी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़कर द्विसूत्री डीएनए का विदलन कर देता है, यानी डीएनए खंडों में तोड़ने का काम करता है। फिर अगला प्रश्न है डीएनए लाइगेज क्या है। लाइगेज क्या है या इसका कार्य क्या है, सॉरी। तो यह एंजाइम डीएनए खंडों के दो चिपचिपे सिरों की सहबंध की तरह जोड़ने का कार्य करता है। किसको, डीएनए लाइगेज का काम है क्या है कि डीएनए खंडों के दो चिपचिपे सिरों को सहबंध की सतह से जोड़ने का काम करता है, तरह जोड़ने का काम करता है। फिर क्या है प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग लिखिए। तो इसका मुख्य उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है। फिर किसका, प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में यानी डुप्लीकेट बनाने में किया जाता है। फिर डीएनए क्या है, अगला प्रश्न डीएनए जीनोम डीएनए लाइब्रेरी क्या है। तो आंसर होगा जीनोम डीएनए लाइब्रेरी किसी भी जीव से स्वतंत्र रूप से विलगित वेक्टर से जुड़े हुए डीएनए खंडों का संग्रह है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अध्याय नंबर 10 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो इसमें 73वां प्रश्न है बायोपायरेसी क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी। तो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करें कि ना किसी से कोई भी एग्रीमेंट कराएं, ना कुछ से आज्ञा लें, उसके बिना ही क्या करें वे किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूर्वक भुगतान किए बिना वे क्या करें जैव संसाधनों का उपयोग करने लगें, वे क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है। फिर प्रश्न है 74 किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो डॉली यानी डॉली भेट। ठीक है, फिर अगला है पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो जाती है, जैसे हम पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया भी कहते हैं। फिर क्या है जीएमओ को विस्तारित कीजिए, यानी इसका पूरा नाम लिखने का जाएगा जीएमओ। तो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवंशिक रूपांतरित जीव। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न है गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। फिर एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो बीटी कपास हो जाएगा। फिर देखिए जीव और समष्टियाँ यानी अध्याय 11, जिसमें पहला प्रश्न है सहजीविता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, 79वां प्रश्न है। ठीक है, फिर देखिए
और दो भिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतरा संबंध जिसमें दोनों जीवों अथवा किसी एक को ही लाभ होता है किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है, ऐसे जीवन क्या कहलाता है? सहजीवन कहलाता है। उदाहरण की बात करें इसमें लाइकेन और शैवाल में सहजीवन पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, चर घातांक की वृद्धि का समीकरण लिखने के लिए आ जाएगा पेपर में। 80वां प्रश्न है, तो क्या होगा? एन टी बराबर N0 ERT, यानी जहाँ एन टी क्या होगा? टी समय बाद जनसंख्या घनत्व, N0 क्या होगा? समय शून्य पर जनसंख्या घनत्व, आर क्या होगा? प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, और ई क्या होगा? प्राकृतिक लघुगणक का आधार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 81, दो कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो नेपेंथिज और यूट्रिकुलेरिया दो कीटभक्षी पौधों के नाम होंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, जो कि है भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। और वैसे कौन सी? एजी टेंसले इकोसिस्टम की हो, यानी पारितंत्र की खोज करने की एजी टेंसले ने की थी। तो जैव सूचकांक किसे कहा कहते हैं? तो किसी समष्टि में दिए गए इकाई समय में जन्म दर व मृत्यु दर के अनुपात को जैव सूचकांक कहा जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात को। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, स्वीकार्यता क्या है? इसे कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रजातियों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक जाति को लाभ होता है स्वीकार्यता कहलाती है। स्वीकार्यता दो प्रकार की होती है, अविकल्पी स्वीकार्यता और विकल्पी स्वीकार्यता होती है। ठीक है। फिर अगला क्या है? माइकोराइजा। माइकोराइजा संबंध किसके मध्य होता है तथा दोनों जीव किस तरह जीवन यापन करते हैं? तो आंसर होगा उच्च पादपों की जड़ों व कवकों के मध्य बनने वाले संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। इसमें पादप भोजन का निर्माण जबकि कवक खनिज का अवशोषण करता है। ठीक है। पादप भोजन का निर्माण तथा कवक खनिज का अवशोषण करता है। फिर अगला प्रश्न पाठ है 12 है पारितंत्र, जिसमें पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? तो जो प्रजाति पर्यावरण के सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। यह ऊर्जा श्रृंखला तथा खनिज चक्रणों को प्रभावित करती है। फिर अगला क्या है? 87वां प्रश्न है खाद्य जाल क्या है? तो जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे के घटकों के साथ संबंधित होती हैं तो पारितंत्र में अधिकतर घटकों को एक से अधिक वैकल्पिक खाद्य उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात जीवों को एक से अधिक वैकल्पिक पथ मिल जाते हैं, उसे ही खाद्य जाल कहते हैं। पारितंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो हरे पादप होते हैं वे उत्पादक होते हैं। कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण बताइए। तो फसल खेत और जल जीवशाला। ठीक है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि पार्ट है, लास्ट चैप्टर होगा हमारा पारितंत्र। ठीक है, सॉरी जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी पार्ट नंबर 13 होगा। इसमें पहला प्रश्न है IUCN तथा WWF का पूरा नाम। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो यार के लिए तो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN। WW वर्ल्ड वाइल्ड और फंड क्या हो जाएगा? WWF का पूरा नाम होगा। फिर जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। तो आंसर होगा कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोंजेन ने किया था। पृथ्वी पर अनगिनत व असंख्य जीव पाए जाते हैं जिनमें आवास, स्वभाव, आकार, आकृति और इत्यादि में भिन्नता हो पाई जाती है। जीवों में पाई जाने वाली इस भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए अभ्यारण्य क्या है? ऐसे सामूहिक आरक्षित स्थान जिनमें स्थानीय वनस्पति एवं जंतुओं को संरक्षण प्राप्त होता है, साथ ही बाहर से आई जातियों को उन्मूलन दिया जाता है, अभ्यारण्य कहलाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता क्षति के दो उदाहरण बताइए। तो नंबर 1 प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना
तथा प्राकृतिक आवासों का विघटन। दूसरा, प्रदूषण तथा विदेशी जातियों का आगमन। फिर अगला है प्रश्न नंबर 95, भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम तथा मुख्यालय बताइए। तो जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, मुख्यालय नैनीताल में इसका। फिर कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त होता जा रहा है? तो कौन सा? चीता एक ऐसा जंतु है जो विलुप्त होता जा रहा है। फिर क्या है? ICUN से क्या तात्पर्य? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ICUN प्रकृति के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 98 है, किसी एक पक्षी का नाम बताइए जो अभी अभी विलुप्त हो गया है। तो डोडो पक्षी है जो अभी अभी विलुप्त हो गया। फिर प्रश्न नंबर 99, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो सारस है। तो यहाँ तक आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।